हमें ऐसा कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, अगर एक लड़की दूसरे कुल में विवाह करती है तो आपके पितर आपसे नाराज होंगे। तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से तो नाराज नहीं हुए थे। क्या एग्जैक्टली ये सिर्फ कार्मिक डेट है या ये ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं? आपके पूर्वजों का भाव यदि एफ्लिक्टेड है तो आपके फादर को प्रॉब्लम्स होगा। एंड इट्स नॉट लिटरली मीनिंग कि भाई आपके फादर के साथ डेथ या ऐसे कुछ, ये सारी चीज़ें हमें प्रोपोगेट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको बहुत लाइफ में हार्डशिप्स होंगी। यदि इसकी शादी किसी घर में हो जाती है तो उस घर में प्रॉब्लम आ सकते हैं क्या? उन्होंने बोला ऐसा हम सोच ही नहीं सकते हैं। उस घर में प्रॉब्लम आने की होगी, इसलिए वो लड़की उस घर में जा रही है। किस प्रकार एक व्यक्ति को ये पता लगेगा अपनी कुंडली से या उसकी लाइफ में ऐसे क्या इंसिडेंट्स होंगे कि ये जो दोष है ये मदर की साइड का दोष है या फादरली साइड का दोष है? सबसे पहले मैंने आपको फादर की तरफ का दोष आपको सन और राहु का बताया। दूसरा कॉम्बिनेशन जो अवेलेबल है BPHS में, और BPHS 5th हाउस को भी बताते हैं, ठीक है। BPHS ये बोलते हैं कि द 5th हाउस और चाइल्डलेसनेस, जिसको बोलते हैं कि बच्चा होने में प्रॉब्लम जो हो रही है वो पितृदोष के कारण होती। चंद्रमा 5th लॉर्ड हुआ या 5th लॉर्ड से कनेक्टेड है और राहु केतु एक्सिस पे, तो वो मातृदोष है। कुछ कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो आपके पितरों के फेवरेट होते हैं कि हाँ। आप तो अपने पितरों की बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं, इसलिए आपको ये नक्षत्र मिला है। यदि केतु हाँ। यदि मघा नक्षत्र में है तो वो व्यक्ति अपने पितरों की ब्लेसिंग्स लेकर आया है। वाओ। सिबलिंग की कुंडली में पितृ दोष या मातृ दोष दिखा रहा है तो दूसरे के में भी होगा या कोई जरूरी नहीं है या उसे, अच्छा ये भी पॉसिबल है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, कभी ना कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट आया, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने आपकी कुंडली देखी और कहा कि आपकी कुंडली में तो, आपकी पत्री में तो पितृदोष है। और वहीं से आप डर गए कि शायद मेरे पितृ मुझसे नाराज़ हैं, शायद मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की। अब उन गलतियों का सल्यूशन मैं कैसे ढूंढूँ, कैसे मैं मेरे पितरों को खुश करूँ? व्हाट इफ़ आई टेल यू कि पितृ सिर्फ आपको दोष नहीं, पितृ आपको ब्लेसिंग्स भी तो दे सकते हैं। उन्होंने आपको लाइफ दी है, अपना DNA दिया है। सो व्हाई डोंट वी लुक एट दैट साइड? आज के पॉडकास्ट में मैंने पितृ दोष नहीं, पितरों की ब्लेसिंग्स को भी समझा है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पितर आपको ब्लेस कर रहे हैं। और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, कुछ ऐसे साइंस बन रहे हैं, तो उनका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप वो कर्मा बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारे मिथ्स मैंने पितृदोष से रिलेटेड आज के इस पॉडकास्ट में उठाए हैं और मैम से डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल, ऐसा लोग कहते हैं अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पितर आपसे नाराज़ होंगे। क्या सच में ऐसा होता है? और भी ऐसे बहुत से मिथ्स पर इस पॉडकास्ट में मैंने बात की है। तो अगर आपको अपनी लीनिएज को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए ज़रूर है। दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन ऑन पितरीज और आपको पता लगेगा कि कैसे आपके पितर आपको ब्लेस भी करते हैं बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। सो डू लेट मी नो कि आपके खुद के क्या क्वेश्चंस हैं अपने चार्ट को लेकर। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। एंड नाउ आई वुड लाइक यू टू मीट माई गेस्ट फॉर टुडे। शी इज़ आर नक्षत्र एक्सपर्ट और उनके साथ हमेशा एक डिटेल्ड मास्टर क्लास होती है, इसीलिए आज हमने ऐसा टॉपिक भी उठाया है। एंड यू ऑलवेज लव हर विजडम। आई वुड लाइक टू वेलकम एस्ट्रो अनुराधा मैम अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। अनुराधा मैम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Thank you so much. Our nakshatra expert, you're back and I'm super happy and so is my audience क्योंकि हमेशा की तरह एक मास्टर क्लास, डिटेल्ड एस्ट्रो एनालिसिस, डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजी, यू नो, जो जेन्युइन सीकर्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, जब आप जैसी शख्सियत शो पर आती है, सो आई थिंक हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो और अच्छे से सेटिस्फाई होती है। थैंक यू। और आज मैंने एक उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चुना है विच आई एम श्योर कि चाहे कोई जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी रिसर्चर हो या ना हो, नॉर्मली भी उस व्यक्ति ने इस शब्द का नाम सुना होगा, पितृदोष। इतना डरते हैं लोग इस नाम से और कहीं ना कहीं आप सबकी लाइफ में भी हुआ होगा। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली लेकर गए और एस्ट्रोलॉजर ने बहुत इजीली कह दिया कि आपकी कुंडली में तो पितृदोष है, पितृ नाराज़ हैं आपसे, इसीलिए आपकी हर पीड़ा का कारण पितृदोष है। आज मैं पितृदोष से रिलेटेड सारे मिथ्स बस्ट करना चाहूँगी कि सोचिए ज़रा कि क्या पितृ सिर्फ आपको पनिश ही करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स भी तो दे सकते हैं ना, तो क्यों इतना डराया जाता है,
क्या एग्जैक्टली ये सिर्फ कार्मिक डेट है या ये ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं? कैसे इसे पहचाना जाए? तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या आपके लेंस के थ्रू? क्या इसे सिर्फ एक दोष कह देना चाहिए या ये ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं? ब्लेसिंग्स और दोष तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, कार्मिक डेट। जी। तो हम 3 डेट्स के साथ पैदा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऋण। मनुस्मृति में हो या गरुड़ पुराण में हो, मनुस्मृति में एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि हम 3 ऋण के साथ पैदा होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण किसे कहते हैं? देखिए, आपको जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इन सब की ज़रूरत है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। विदाउट दैट यू कैन नॉट सस्टेन। तो जो ये तत्व हैं, इनके हम बोलेंगे वरुण देव या वायु देव, इनके सभी देवी देवता हैं जो इन तत्वों के अधिपति माने गए हैं या जो इन तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब आप कुछ चीज़ें इसके अनुकूल करते हैं तो आप उनका ऋण चुका रहे हैं। यदि आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को बिलीव कर रहे हैं कि हमको पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, या हम पृथ्वी पर अनायास उल्टा पुल्टा खोदा खादी कर रहे हैं और उसको और ख़राब कर रहे हैं, आप कहीं पे भी डंप कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो जब आप उन चीज़ों को देखते हैं, एक और चीज़, दिस इज़ द इकोलॉजिकल साइड ऑफ इट। लेकिन जो पौराणिक गतिविधियां हैं उनके अनुसार आप अग्नि का होम करते हैं और उसमें आप हर देवता को आप स्वाहा करके उनको लास्ट में भोग, ओम अग्नि देवताय स्वाहा। तो इसका मतलब है आप उनको भोग अर्पण कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है कि आप जो देवी देवता हैं, जो इनके कारण हमारा पोषण हो रहा है, उनको उनका दिया हुआ आप यदि उनको वापस नहीं देंगे तो आप अनाज नहीं खा रहे हैं, या आप ऐसा कुछ भक्षण कर रहे हैं जो स्वान यानी पिग्स जो खाते हैं। तो बिकॉज जो आपको नेचर ने दिया है, आपको नेचर को देना चाहिए। आप देखेंगे बड़े या बहुत सारे जहाँ हम देखते हैं कि कोई भोजन हो रहा है तो लोग अपनी थाली से कुछ निकाल के साइड में करते हैं और हाथ फेर के और उनको प्रणाम करके, एटलीस्ट प्रणाम तो हम कर ही सकते हैं। ग्रैटिट्यूड तो दे सकते हैं। ग्रैटिट्यूड आप दे ही सकते हैं कि भैया थैंक यू फॉर द फूड आई ईट, है ना। तो वो एक चीज़ हो गया। जब आप अपना संध्या वंदन करते हैं शाम को, जब भी हम अपना पाठ करते हैं, या शाम संध्या वंदन यानी हमारे यहाँ 4 संध्याएं होती हैं, तो कोई 1, 2 या 3 स्पेसिफिकली जो देवांगी होते हैं यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके लिए 3 संध्या वंदन मस्ट है। लेकिन जब आप संध्या वंदन करते हैं, आप होम करते हैं, जब आप अपना गायत्री का जप करते हैं, जब ये सारा काम करते हैं तो आप देव ऋण को चुका रहे हैं। ओके। जब आप ऋषि ऋण की बात करते हैं, क्योंकि ऋषियों का भी ऋण है, क्या ऋण है जो आप और मैं बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? ये ऋषियों से ही आ रहा है। उनके द्वारा वेदों में लिखी गई जो बातें हैं, उनके द्वारा जो प्रिजर्व्ड नॉलेज है, विजडम है, उसी को हम आगे, उसी धरोहर को हम आगे लेकर जा रहे हैं। तो आपके गुरुओं ने भी आपको कुछ दिया है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसको हम ऋषि ऋण बोलेंगे। सही ढंग से इस नॉलेज को आगे बढ़ाना। बहुत बार आप देखेंगे कि लोग कहीं से भी कुछ भी बोल देते हैं और बोल देते हैं कि ये तो ये वेदों में लिखा हुआ है, क्योंकि आप और मैं बहुत लोग, कितने लोग वेद पढ़ते हैं या पुराण पढ़ते हैं, तो बोलेंगे ये यहाँ से है, तो ठीक है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि वहाँ हम ऋषि ऋण में और डूबते जा रहे हैं। ऋषि ऋण में हम और डूबते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा क्योंकि उनकी धरोहर है। यदि आपने सही ढंग से आगे बढ़ाया, नॉलेज आपका नहीं है, उनका है, यदि आपने सही ढंग से आगे बढ़ाया तो आप ऋण मुक्त होते जा रहे हैं। यू आर डूइंग योर ड्यूटी, तो आप, दे आर रिलीजिंग यू ऑफ दैट डेट। लेकिन आप उसमें कुछ और ही झोल करके आप बोल रहे हैं ये है वैसा है, तो आप उनके डेट में और नहीं हो रहे। तो वो जब आप वेदों का सही ढंग से अध्ययन करते हैं, हर कोई वेद अध्ययन नहीं कर सकता, लेकिन जब आप स्क्रिप्चर्स, चाहे वो गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे आप हमारे पुराण हो, और जो भी आप नॉलेज अपने गुरुओं से मिला है आपको, उसको सही ढंग से आप जब उसको आगे बढ़ाएंगे, आप बड़ों, अपने टीचर्स को वो रिस्पेक्ट देंगे, तो आप ऋषि ऋण से भी मुक्त होते जाएंगे धीरे धीरे। और लास्ट है पितृ ऋण। आप और मैं
यहाँ फिजिकल बॉडीज में क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हमारे बड़ों ने अपना डीएनए दिया है, उन्होंने अपना कल्चर हमारे लिए दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे कुल के अदृश्य रक्षक हैं जी। तो यदि आपने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, आप अपने बड़ों, आप उठते हैं सवेरे, आप ठीक है दादाजी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप चल दिए, आप उनके लिए नहीं करते हैं, या आप उनको याद करके उनकी स्मृति में आप एक बार भी हाथ नहीं जोड़ते, आप श्राद्ध पक्ष में या अमावस्या का श्राद्ध आदि ये सब काम नहीं करते, तो आप उनके भी ऋणी और होते जा रहे हैं, क्योंकि दे हैव गिवन यू समथिंग। यूनिवर्सल लॉज होता है ना कि गिव एंड टेक का तो एक लॉ है। जी बिल्कुल। एवरी डेबिट का एक क्रेडिट है। जब आप एक ही तरफा वो गेम चल रहा है तो दूसरा पल रहा तो भारी होता जाएगा ना धीरे धीरे, तो वहां पर आपका जो पितृ ऋण है वो बढ़ता जाता है, एंड दैट कैन अक्यूमुलेट टू पॉसिबिलिटीज। आप देखेंगे, मैंने जो देखा है, मैं आपको बोल रही हूँ कि शादी हुई किसी की और उसमें उन लोगों ने हमारे पितरों को, ये हमारी एक सभ्यता रही है, हमारी कल्चर में रहा है कि जब हम पूजा करते हैं तो हम पितरों को भी आवाहन करते हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों में, और उनको बोलते हैं कि भाई आप आइए और हमारी ये देखिए कि सब अच्छे से हुआ है, और उनके लिए खाना, उनके लिए कपड़े, उनके लिए मिष्ठान, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। जहाँ आप किसी भी पितृ को आप मिस करते हैं, आप हाथ नहीं जोड़ते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि हर कोई इतना कुछ एलैबोरेटली कर पाए, लेकिन हाथ जोड़ना और थोड़ा सा जल चढ़ाना, थोड़ा सा कुछ भोग लगाना, ये तो सबके बस में है। यदि आप वो नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि अचानक से अड़चनें आती हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मतलब जब आपने किसी ने बोला अरे उनकी थाली तो नहीं निकली थी, हाँ, आप थाली निकालिए और देखिए अचानक से ही सारी चीज़ें बदलती हैं। इट इज़ सी इन ऑल माई ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई हैव सीन दिस हैपनिंग। तो वो भी आपका ऋण है उन पर। मैम, पितृ तो हमारे इतने सारे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किसको वो ग्रैटिट्यूड देना है? हमको हर किसी को ग्रैटिट्यूड देना है रंगोली, एंड इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि पितृ इतने सारे हैं। आपको मालूम है आपके 3 जनरेशन ऊपर और कहाँ, आपके ददियाल, आपका ननिहाल, एंड फॉर द मैरिड, चाहे वो आदमी हो या लेडी हो, उनके ससुराल वाले भी, आपके नेबर्स जो आपके बहुत क्लोज एसोसिएशन में रहे हैं, सालों के नेबर्स पहले रहते ही थे, अभी भी रहते हैं बहुत लोगों के, कि भाई आप अपने भाई बहनों से उतना नहीं मिलते हैं जितना आप अपने नेबर्स से मिल लेते हैं। आपके पेट्स, उनका भी आप पर ऋण होता है। तो ये जो सारा है ऋण है। अब आपको ये नहीं मालूम कि किसको मैंने प्लीज किया और किसको नहीं। लेकिन यदि आप अमावस्या का या आप श्राद्ध पक्ष में जो अमावस्या आती है उस दिन आप सबके नाम का एक बार में श्राद्ध करते हैं और आप सब बड़ों का आवाहन करके बोलते हैं कि भाई, या डेली आप तर्पण करते हैं और आप आवाहन करके बड़ों को बोलते हैं कि भाई आपके लिए है, आपने हाथ जोड़ा, आपने उनको याद किया, यही उनके लिए काफ़ी है। मैम, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि श्राद्ध पक्ष में, अब मान लीजिए लोग जब श्राद्ध आते हैं तो दे गेट वेरी एक्साइटेड, उन्हें लगता है कि बस इतने कुछ दिनों में मैं पितरों को खुश कर दूंगा, मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द ईयर? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आप खाना तो रोज खाते हैं। एग्जैक्टली। आपके साथ लाइफ में वाकया जो है वो रोज हो रहा है, तो आपको ब्लेसिंग्स रोज चाहिए उनकी, तो आप उनको रोज क्यों नहीं याद करेंगे? जी, मैं भी हमारे घरों में तो फोटोग्राफ्स होती ही थी बड़ों की, और यदि आपने उनको नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल यदि किसी ने अपने दादाजी को नहीं देखा, लेकिन उसको मालूम तो है कि उसके दादाजी थे, क्योंकि उसका डीएनए तो इज इनकॉर्पोरेटेड ना, तो वो ये आंख बंद करके ये भी तो सोच सकता है कि भाई आप जहां भी हो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दैट फोर्स मे बी इनविजिबल टू द नेकेड आई, लेकिन वो फोर्स है, वो इंटेंशन तो यूनिवर्स में जाएगा। हाँ। सो मैम, एनी ऑफ माई व्यूअर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, मान लीजिए उसे कोई रिचुअलिस्टिक रेमेडी नहीं करनी है, ना ही उसे श्राद्ध का वेट करना है, अगर एवरीडे हम सबको, मुझे, व्यूअर्स को, आपको, अगर हम सबको हमारे जितने भी पितृ रहे हैं उनको वो ग्रैटिट्यूड देना है, तो वो सिंपल सा क्या कोई रिचुअल हो सकता है? क्या तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने ना एक
निकाला है, अपने वेबसाइट पे भी निकाला है, एंड आई फॉलो दैट रिलीजियसली। और मैं एज अ रेमेडी भी बोलती हूँ, क्योंकि मैं नक्षत्र की रेमेडीज़ जो हम बाद में बात करेंगे वहाँ पर भी मैं बोलती हूँ कि आप कुछ करें या ना करें, एक छोटा सा उन्होंने एक रेमेडी दिया है पितृ तर्पण का। पितृ तर्पण, ओके। जो हार्डली आपका 1 से 1.5 मिनट लगता है एवरी डे। सिर्फ 1.5 मिनट में हाँ, जाएगा, ओके। तो उससे आपका एक रैपो भी बनता है आपके बड़ों के साथ। हाँ, कि कनेक्टेड है हम सबसे। हाँ, ना, रूट से कनेक्टेड, हम अपने रूट से कनेक्टेड है। और उनको भी तो लगता है, आज यदि कोई मेरे पास या आपके पास केवल अपनी टाइम ऑफ नीड पे आता है और ऐसे आपसे कनेक्टेड नहीं रहता है, तो आप क्या बोलेंगे? खाली टाइम ऑफ नीड पे आता है, सेल्फिश। लेकिन यदि वो आपसे कनेक्टेड रहे, वो आपसे बात करता रहे, तो आप उसके लिए, यदि उसको प्रॉब्लम है और उस समय वो आपको याद नहीं भी करे कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है, मैं कैसे जाऊं उनसे बात करने, तो आप खुद ही बोलेंगे कि उसको प्रॉब्लम है, लेट मी गो एंड चेक। हाउ काइंड। तो दे आर गोइंग, और वो तो आपको लव करते ही हैं, आप उनके घर में हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ देम। एग्जैक्टली। तो वो अपने आप ही करेंगे। मैम, बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, जो आप तर्पण बता रहे थे वो 1 to 1.5 मिनट का, वो एग्जैक्टली क्या है? देखिए, पीवीआर नरसिम्हा राव जी ने अपने वेबसाइट पे तर्पण मैनुअल्स करी हैं। तो यदि किसी को एलैबोरेटली करना है तो उसके लिए भी है, किसी को थोड़ा सा शॉर्ट, और जिसको एकदम क्विक मैनुअल में करना है, फटाक से करना है, तो वो 1.5 मिनट का भी वो बोलते हैं कि भाई 1 मिनट का यदि आपको एकदम फटाफट आ जाता है तो वो बोलते हैं कि आपको करना चाहिए ऑन एन एवरीडे बेसिस। किसी को चाहे वो फिर आपको कोई पितृ कर्स हो या न हो, इट रियली डजंट मैटर। आप कर्स का वेट नहीं कर रहे हैं कि मेरे को कर्स होगा तो ही मैं ये काम करूँगा। आप अपने बड़ों को याद कर रहे हैं। एग्जैक्टली, उन्हें ब्लेसिंग्स के लिए भी थैंक यू कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ग्रैटिट्यूड के हिसाब से भी आप कर रहे हैं, तो आप आराम से वो कर सकते हैं। मैम, अब बात करते हैं जो आपने कहा कि पितरों का सिर्फ ऋण नहीं, पितरों की ब्लेसिंग्स भी होती हैं। एग्जैक्टली होता क्या है ये, और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी लाइफ में ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस होंगे जिनसे हमें ये पता लगेगा कि मेरी कुंडली में पितृदोष है या पितरों की ब्लेसिंग्स हैं? देखिए, आपकी कुंडली में नवम भाव आपका लीनिएज का भाव है। D12 आपके लीनिएज का भाव है। देखिए, मैं थोड़ा सा और भी आपको डेप्थ में लेके जा रही हूँ, क्योंकि उससे आप दोनों जगह से आपको मालूम पड़ेगा। यदि हम नवम भाव को देखते हैं, नवम भाव में यदि किसी का एफ्लिक्शन है, स्पेशली राहु से एफ्लिक्टेड है, ठीक है, और सूर्य भी एफ्लिक्टेड है। क्यों? सूर्य भी आपके पिता को बोल रहा है जी। नवम भाव आपका लीनिएज यानी आपके फादर के लिए है, और सूर्य आपके पिता को बोल रहे हैं, और फिर नवमेश भी एफ्लिक्टेड है। तो इन दैट सेंस वो आपको पितृदोष देता है। फल दीपिका इज वेरी क्लियर। नवमे राहु, पिता दुखम, भाग्य हानि। पिता दुखम और भाग्य हानि। हाँ, अगर 9वें भाव में राहु है किसी का, चाहे किसी राशि में हो। हाँ, एंड इट इंटेंसिफाइज व्हेन इट इज प्रेजेंट इन सैजिटेरियस, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का नवम भाव हो गया, जुपिटर का ही हो गया। यस। या D12 में भी आप देख लीजिए यदि वो नवम भाव में हो गया, क्योंकि वो जुपिटर का भाव हो गया, वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी। अब जब मैं बात कर रही हूँ नवम भाव की, तो राहु हुआ, राहु एफ्लिक्शन क्रिएट कर रहा है, राहु उसको स्ट्रांगली एफ्लिक्ट कर रहा है, क्योंकि वो आपको चीटिंग, वो आपको टेंशन्स दिखा रहा है। नवम भाव आपके पूर्वजों का भाव है, नवम भाव आपके लक का भी भाव है। यदि वो एफ्लिक्टेड है तो आपको भाग्य में हानि होगी। आपके पूर्वजों का भाव यदि एफ्लिक्टेड है तो आपके फादर को प्रॉब्लम्स होगा। एंड इट्स नॉट लिटरली मीनिंग कि भाई आपके फादर के साथ डेथ या ऐसे कुछ, ये सारी चीज़ें हमें प्रोपोगेट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको बहुत लाइफ में हार्डशिप्स होंगी, तो आप ये देखेंगे। एंड आई डोंट रियली वांट टू मेक इट कि भाई यदि जिनके भी घर में बच्चे नवम भाव में राहु से पैदा हुए तो बोलेंगे कि हाँ, ये दिस इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। लोग ऐसा करने लगते हैं कि लोग ये बोलने लगते हैं कि भाई इसके नवम भाव में राहु है तो इसके कारण इसके फादर को प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे एक बहुत अच्छे, मतलब एक बहुत सीनियर ज्योतिष, वो अब नहीं रहे हैं, उन्होंने
और ये भी नहीं है कि वो खाली वो पढ़ाई करते थे. ही वॉज फ्रॉम IIT चेन्नई, वहाँ वो पढ़ाते थे. एंड देन ही वेंट ऑन टू डू अ लॉट मोर इन एस्ट्रोलॉजी. ठीक है. तो उन्होंने बोला, एक चीज़ उन्होंने बोली, क्योंकि मैं इसी विषय पे हम किसी से बात कर रहे थे कि किसी लड़की के बारे में कि यदि इसकी शादी किसी घर में हो जाती है तो उस घर में प्रॉब्लम आ सकते हैं क्या. उन्होंने बोला ऐसा हम सोच ही नहीं सकते हैं. उस घर में प्रॉब्लम आने की होगी, इसलिए वो लड़की उस घर में जा रही है. तो पहले से शायद उस व्यक्ति के फादर को प्रॉब्लम्स लिखे होंगे, उनके चार्ट में भी होंगे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स. वो कनेक्शंस, इट्स नॉट कि बच्चा ही कारण है उनके दुखों का. एग्जैक्टली. तो लोग ये बहुत बार दे अटैच दिस थिंग कि हो सकता है कि बच्चा अपने साथ ये लाया हो कि उसको अपने पेरेंट का देखभाल करना है. जी बिल्कुल, मेक सेंस. क्योंकि इससे उसका भी पितृ ऋण या पितृ दोष कटेगा. एब्सोल्युटली, दोनों का कर्म अटैच है एक दूसरे के साथ. हाँ, तो ये चीज आई वांटेड टू मेक इट क्लियर टू द ऑडियंस कि जाके डोंट ब्लेम द चाइल्ड एज सच. लेकिन यदि उस किसी का है वहाँ पर नवम भाव नवमेश एफ्लिक्टेड, और सैटर्न जो होता है वो कर्म कारक हो जाता है. बिल्कुल. पहले तो नवम भाव नवमेश एफ्लिक्ट हो गया, तो वहाँ पर आप देखिए कि मैरिटल इश्यूज आएंगे. मैं आपको लेडी डायना का चार्ट बताती हूँ. लेडी डायना के चार्ट में उनका जो नवमेश है, नवम भाव है, वो आता है सिंह राशि, क्योंकि उनका जो लग्न है वो धनु लग्न है. और राहु और मंगल उनके 9th हाउस में बैठे. अंगारक योग. अंगारक योग. अब उनके चार्ट में फादर को इश्यूज थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे. उनके फादर के अप्स एंड डाउन्स था लाइफ में. उनकी मैरिज में इश्यूज थे. नवम भाव आपका लीगैलिटी ऑफ मैरिज है. उनकी मैरिज रॉयल्टी में हुई, लेकिन नो स्टेबिलिटी इन मैरिज. अब उन लोग तो बिलीव ही नहीं करते इन सब चीज़ों में, लेकिन दिस इज शोइंग वेरी क्लियरली उनके चार्ट में कि पितृदोष है. और सूर्य उनका 3rd हाउस में बैठा हुआ है, हाँ, लेडी डायना का. तो सूर्य भी राहु के तो एक्सेस पे बैठा हुआ है, दृष्टि राहु की पड़ रही है. हाँ. 9th लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड है. लेडी डायना के लाइफ में स्टेबिलिटी थी? नहीं थी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी. उनके स्टेबल कौन कोर था? उनके बच्चे कोर थे स्टेबल में. लेकिन चाहे वो उनकी मदर बहुत अर्ली ऑन इन लाइफ, मदर और फादर का डिवोर्स हो गया, उनकी स्टेप मदर के साथ उनकी बनी नहीं. उनकी यदि आप लाइफ पढ़ेंगे तो वो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी कभी नहीं थी. तो वो प्रॉब्लम, वो चैलेंजेस व्यक्ति फेस करता है. अब वो इतने बड़े लेवल के हैं तो लोग ये बोलते हैं कि शी हैड मनी, शी हैड एवरीथिंग. बट उनसे जाके कोई पूछे कि इमोशनली वर यू एवर स्टेबल, वर यू एवर हैप्पी, डिड यू नॉट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं कितनी आई उनके लाइफ में, तो वो बोलेंगी उस समय कि हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता है. क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें, उनकी छोटी छोटी पब्लिक जो प्राइवेट चीज़ें थी वो पब्लिक हो जाती थी. ऑल दिस टुक अ टोल ऑन हर. जी मैम, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर और क्रूर ग्रह हो 9th हाउस में, अगर हम मंगल शनि केतु की बात करें, अगर ये ग्रह बैठे हो 9th में, तो 9th का कनेक्शन इनसे बन रहा हो तो? देखिए, राहु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एफ्लिक्टर्स. ओके. तो राहु के साथ वो पितृदोष आता है. और सूर्य जनरली, क्योंकि वो पितरों का भी कारक है ना, अपने फादर का कारक है. सबसे पहले आप किसी भी बेसिक किताब को यदि उठाएंगे तो सन पढ़ेंगे तो फादर आएगा. गवर्नमेंट, फादर, सोल. यस, 3 ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं सन से रिलेटेड. यस. सो दैट राहु इज अ रेड फ्लैग, बिगेस्ट रेड फ्लैग, बिगेस्ट रेड फ्लैग इन पितृदोष. उसके बाद उसके साथ जो भी बैठा है, फिर एक सेकेंड कॉम्बिनेशन आता है. सेकेंड कॉम्बिनेशन में भी शनि भी, क्योंकि वो कर्म कारक है और वो दिखा रहा है कि आप यदि कर्म अपनी पितरों की तरफ नहीं कर रहे हैं, पितरों के अनुसार नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिनका मूल नक्षत्र में, एंड वील गो बैक टू नक्षत्रास आल्सो, यू नो, व्हिच एब्सोल्युटली विद यू. हाउ कैन वी नॉट गो इनटू नक्षत्रास? तो यदि नक्षत्र में, यदि मूल में उनका राहु था है, और सूर्य भी मूल में नवम भाव का स्वामी बन के, क्योंकि उनका लग्न ही धनु लग्न है, और उनके उसी राहु केतु एक्सिस पे शनि भी है. ओके.
और उन्होंने जितने बार लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी है, वो एक मैसिव अपहिल स्ट्रगल है कि मतलब जैसे हम पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं ना, तो इतना अगेंस्ट द टाइड होता है और बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ऊंचाई छूना चाह रहे हैं वो नहीं छू पा रहे हैं। आप ये रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि आपको वो पितृ ऋण चुकाना है, वो पितृ दोष से मुक्त होना है, और उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बड़ों के लिए एक लेबर करें। तो मैं आपको इसका एक और रेमेडी बताती हूँ, क्योंकि यदि हम किताब पढ़ेंगे BPHS तो वहाँ पे लास्ट में चैप्टर में रेमेडी भी दिया हुआ है। वो बोलते हैं हरिवंश पुराण यदि कोई पढ़ता है तो उससे ये जो राहु रिलेटेड जो रेमेडी है वो पितृदोष का जो रेमेडी है वो आ जाता है। वीनस और मरकरी, हम आगे चलिए, और पितृदोष हम सोच रहे हैं कि खाली एक सूर्य से आ रहा है, तो हाँ, सूर्य से पितृदोष आ रहा है। आपको मालूम है कि माता का श्राप हो सकता है। हाँ, मतलब ओके, मैटरनल साइड का पितृदोष भी तो हो सकता है। और ये रिलेट करता है ऑनेस्टली, BPHS के चैप्टर से ही आता है कि ऐसे लोगों को बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैम अब हम यही बात करते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को ये पता लगेगा अपनी कुंडली से, या उसकी लाइफ में ऐसे क्या इंसिडेंट्स होंगे कि ये जो दोष है ये मदर की साइड का दोष है या फादरली साइड का दोष है। देखिए, एक तो सबसे पहले मैंने आपको फादर की तरफ का दोष आपको सन और राहु का बताया। दूसरा कॉम्बिनेशन जो अवेलेबल है BPHS में, और BPHS 5th हाउस को भी बताते हैं, ठीक है। BPHS ये बोलते हैं कि द 5th हाउस और चाइल्डलेसनेस, जिसको बोलते हैं कि बच्चा होने में प्रॉब्लम जो हो रही है वो पितृदोष के कारण होती है। यदि चंद्रमा 5th लॉर्ड हुआ या 5th लॉर्ड से कनेक्टेड है और राहु केतु एक्सिस पे, तो वो मातृदोष है। ओके, मैं आपको एक मतलब रोंगटे खड़े होने वाली बात बताती हूँ। बहुत पुरानी बात है मेरे लिए, एक 7-8 साल पुरानी बात है। मैं किसी का रीडिंग कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि और कुछ वाकया जो है आपके दिमाग में रह जाते, कुछ इंसिडेंसेस आपके साथ रह जाते। तो मैंने देखा उनका राहु और चंद्रमा एक साथ है, ठीक है, और बहुत चंद्रमा जो था वो क्षीण भी था। क्षीण यानी कि थोड़ा वीक, ओके, काफ़ी वीक था, डेबिलिटेटेड चंद्रमा, मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में लेडीज़ के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है क्या, या कोई इश्यूज हुआ है क्या। तो उन्होंने बोला मुझे कि मैम, मेरी 2 बुआएं वो अपने ससुराल जाके उन्होंने अपनी जान ले ली, और फॉर वॉट एवर रीजन्स। एक बार एक लड़के की कुंडली देख रही थी, तो उसका भी 7th हाउस पर ऐसा मून और चंद्रमा था, मून और राहु था। तो मैंने बोला कि एंड दे विल गिव अ रिजल्ट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। मैंने बोला कि आपके घर में किसी लेडी के साथ दुर्व्यवहार, बिकॉज यू नो कि हम उनका ही तो कर्म आगे बढ़ाते हुए लेकर आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि आपके घर में किसी लेडी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मैम, बोला जाता है कि मेरे दादाजी के फादर, मेरी दादी मुझे ये बात बताती है कि मेरे दादाजी के फादर वो बहुत बड़े ज्योतिष थे, और उनका गांव में दबदबा था, और वो अपनी पत्नी को बहुत मारते थे छोटी छोटी बातों पर, और उन्होंने इतना उनको मारा था कि एक कान से उनको सुनना बंद हो गया था। आई मीन, अगेन दीज थिंग्स स्टे इन योर माइंड, राइट। तो और उसके बाद ऑब्वियसली उनका मेंटल स्टेटस भी ठीक नहीं रहा था, एंड आई कुड सी कि इट इज़ रिफ्लेक्टिंग इन हिज चार्ट। नहीं तो मैं कैसे उनको क्वेश्चन पूछती कि घर में कभी लेडी के साथ कोई हुआ था क्या। ये राहु और मून का जो है वो आपके माइंड को भी डिसइल्यूजन करता है, और वो मातृ श्राप भी देता है। एज अ रिजल्ट चाइल्ड बेयरिंग में भी, यदि 5th हाउस से कनेक्ट हो जाता है तो चाइल्ड बेयरिंग में भी इश्यूज देता है। और 9th हाउस से कनेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली फादरली कि आपका एंसेस्ट्रल इश्यूज बहुत स्ट्रांग होंगे। मैम, किस टाइप का कर्म हमारे पितृ हमसे एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब ये डिफरेंट होता होगा ना हर इंसान के लिए कि हमें इस लीनिएज में हमें ये कर्म फुलफिल करना है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे पितृ हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? एक तो एथिक्स मेंटेन करना चाहिए हमें,
हम जो फैमिली स्टैंडर्ड्स हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यदि उनको मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, हम अपने बड़ों को याद करते हुए चल रहे हैं। आप देखेंगे आज बहुत सारे बड़े ऐसे हो गए जो ओल्ड पीपल होम में रहने लग गए हैं। तो क्या ये हमारे बच्चे छोड़ देते हैं, हाँ, क्या ये हमारी सभ्यता थी? नेवर। तो ऐसे मदर फादर की जो आह निकलेगी वो कहाँ जाएगी? वो आपके बच्चों के या आपकी कुंडली में यदि नहीं भी आ रही है, आपके बच्चों की कुंडली में आ रही है, तो आप भी तो सफर कर रहे हैं। सो इट विल शो ऑल दोज थिंग्स, इट विल शो, अल्टीमेटली इट शोज। मैं आई एम रियली टेलिंग यू कि जैसे अब्राहम लिंकन, उनके भी नवम भाव में अंगारक योग है, ठीक है, उनके नवम भाव में अंगारक योग है, और उनका जो लग्न है वो एक्वेरियस लग्न है। एंड हिज वाइफ, पहले तो वो शादी नहीं करना चाह रहे थे, अब्राहम लिंकन की बात हो रही है, और उनकी वाइफ के बच्चे रुक नहीं रहे थे, मिसकैरेजेस उनके इतने हुए, फिर उसके बाद उनके वाइफ के बच्चे नहीं रहे, उनके बच्चों का लॉस हुआ, और उनका भी आप करियर देखेंगे या उनका भी आप लाइफ देखेंगे। माँ बहुत जल्दी उनकी चली गई, उनकी बहन जिनको वो बहुत लव करते थे वो बहुत जल्दी चली गई, स्टेप मदर जिनको वो बहुत लव करते थे। सो ये उनका देखेंगे, उनके फादर के साथ उनकी कभी नहीं बनी। ये फादर के साथ जो इंस्टेबिलिटी है वो भी दिखाई देती है। और राहु इन द 8th हाउस, ये फाइनल है कि राहु यदि 8th हाउस में आपका हो तो भी मैंने देखा है कि वो आपको कंसिस्टेंसी नहीं देता है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देता है। आप जितना ऊपर पहुंच जाएं, आप एक फॉल आपको आता है, अचानक से इवेंट्स टर्न करते हैं और लीनियज में इश्यूज होता है। आपको मालूम है कि हमारे फाउंडर कौन है आईपीएल के? ललित मोदी। यस। तो उनका यदि आप देखें, ही डजंट हैव अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन, और he got the IPL into limelight. He created such a giant event. Exactly. ये हर समर्स में सबको आईपीएल के लिए आग गड़ा के बैठे रहते हैं, लेकिन was he able to encash that? उनको बाहर जाना पड़ा, he had to move out as a fugitive. देखिए उनके करियर में कितना बड़ा हुआ, उनका राहु अष्टम भाव में। और यदि आप उनके राहु का पीरियड देखेंगे ना, जो कितने प्रॉब्लम्स में वो गुजरे, देन यू विल रियलाइज कि अष्टम भाव का राहु भी आपको पितृदोष या इंस्टेबिलिटी या प्रॉब्लम्स कितना दे सकता है। मैम, जितना हम कॉमनली जानते हैं, लोग कहते हैं कि अगर हेल्थ इश्यूज हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपके पितृदोष की वजह से हो रहा है। इसके अलावा और क्या है? आपके फादर के साथ आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि हम सूर्य की यदि बात कर रहे हैं विद राहु, तो फादर और आपके बीच में राहु इज द कारक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। वो आपके और मतभेद क्रिएट करता है, या कहीं सच झूठ का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप देखेंगे कि आपके फादर के साथ वो कहीं विचारों में मतभेद होगा या फ्रिक्शन होंगे। सो दैट इज अनदर थिंग। और स्ट्रगल है। सूर्य जो है आपको एक गवर्नमेंट पोजीशन या हाई नेम एंड फेम, अगेन यदि आप जब कारक का लिस्ट पढ़ रहे हैं तो सूर्य नेम एंड फेम बता रहा है। राहु के साथ अफ्लिक्टेड है, तो आप जितना भी कोशिश कर ले, कोई इनविजिबल ग्लास सीलिंग है जो आप ब्रेक ही नहीं कर पा रहे, तो वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो वो आप देखेंगे हेल्थ इश्यूज है। अब मैं आपको नक्षत्र की ओर ले चलती जी, कि नक्षत्र का क्या रोल है पितृदोष के अंदर, या पितृ की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में। मैंने सुना है ऐसा कि कुछ कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो आपके पितरों के फेवरेट होते हैं, कि हाँ, आप तो अपने पितरों की बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं, इसलिए आपको ये नक्षत्र मिला है। यदि केतु यदि मघा नक्षत्र में है तो वो व्यक्ति अपने पितरों की ब्लेसिंग्स लेकर आया है। वाह। तो जिसका भी केतु मघा में, मुझे बताइए कि आपको वो ब्लेसिंग्स फील होती हैं या नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने देखा है कि किसी और भी कोई भी ग्रह होगा, राहु को छोड़ के शनि भी हुआ, तो मैंने देखा है कि उस व्यक्ति के, या शनि 8th लॉर्ड मैंने देखा है वहां पर बैठा हुआ है आपके मघा नक्षत्र में। उस व्यक्ति को उसके, यदि उसने कुछ गलत किया है तो ही इज रिप्रिमेंडेड, उसको डांट पड़ी अपने डिसीज्ड पितरों से। अगर भाई तुम क्या कोई मतलब अष्टमेश है ना, अष्टमेश तो अंधेरी वाली चीजें जो हमें डरा सकती हैं, या
तो वो अपने पितरों से, और यदि उसने कुछ अच्छा किया है और उसने पितरों को हाथ जोड़ा है, तो उसके लाइफ में वो बहुत प्रॉस्पर किया। देखिए, अमिताभ बच्चन का राहु मघा नक्षत्र में है, तो एफ्लिक्शन हो सकता है, लेकिन उनके सप्तम भाव में उन्होंने अपने लाइफ लॉन्ग अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ किया है। मदर फादर को उन्होंने हथेली पे रखा है, उनका आशीर्वाद, उनका वो राहु मिटिगेट करता है। मघा नक्षत्र से पितृदोष आते हैं, और मतलब क्योंकि वो पितरों का ही नक्षत्र है, जो आपके फादर के लिनिएज के टाइप हैं, वहाँ पर आपको दोष दिखाई देंगे। और अश्लेष नक्षत्र है, वो भी बहुत तीक्ष्ण नक्षत्र है और आपका गंधांत में आता है। इट्स अनदर स्टोरी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो एक गंधांत में आता है। तो वो वहाँ पर आप देखेंगे कि मदर के लीनिएज के इश्यूज आते हैं। मार्लिन मॉनरो, उसकी नानी वॉज ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड, मदर इंटॉक्सिकेशन में थी। मार्लिन मॉनरो इज ऑल्सो सेड कि भाई उन्होंने भी बहुत ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़ किया है। एक और नक्षत्र जो बहुत स्ट्रांग है वो है मूल नक्षत्र। एक व्यक्ति की जिनकी बात मैं आपसे अभी कर रही थी कि भाई उनका राहु और सूर्य जो नवमेश है, अब हम बोलेंगे कि नवम भाव का वहाँ स्वामी बैठा हुआ है, तो फादर के लीनिएज से आना चाहिए प्रॉब्लम। उनकी मदर को अस्थमा है और उनको भी अस्थमा है, उनके सिबलिंग है, उनको कोई अस्थमा नहीं है, क्योंकि वो मदर की मूल जो नक्षत्र है वो आपके मदर के लीनिएज से आपके इश्यूज को ला सकता है। मैम, जैसा आपने सिबलिंग की बात की, अगर एक सिबलिंग की कुंडली में पितृदोष या मातृदोष दिखा रहा है तो दूसरे के में भी होगा, या कोई जरूरी नहीं है, या उसे अच्छा ये भी पॉसिबल है कि दूसरे के लिए वो पितृ ब्लेसिंग्स बने लेकिन एक के लिए वो कार्मिक डेट बने। आप ट्विंस को देख सकते हैं कि एक जन, क्योंकि हमारा टाइम ऑफ बर्थ अलग अलग है, हमारा चार्ट अलग है, हम अलग अलग चार्ट लेकर आए हैं। हम एक ही फैमिली में जन्मे हैं, तो क्या हुआ? कोई जरूरी नहीं है कि मैं और मेरा भाई एक ही जगह रह रहे हैं, मैं और मेरा भाई एक ही काम कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ जी रहा है, उसका एक टैंजेंट ही अलग है और मेरा टैंजेंट अलग है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर एक भाई की कुंडली में अगर पितृदोष है तो सब सिबलिंग्स की कुंडली में होगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम द सेम लीनेज, तो आप सभी के ऊपर वो दायित्व है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि एक जन के साथ उसके दादा दादी के रिलेशंस अच्छे नहीं है, लेकिन क्या सब बच्चों के साथ होते हैं वैसे? मेक सेंस, यस। और ये चीज़ ज़रूर है कि बिकॉज इट्स लीनियर और वो एक के बाद एक जनरेशन्स में पास ऑन होती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि यदि आप देख सकते हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि फादर टू चाइल्ड वो सेशन में आता है, तो वहाँ एवरीबडी, हम सब के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम यदि कुछ कर्म ऐसा करें कि हम अपने बड़ों का आदर करें, हम उनका वो तर्पण करें, सब करें, तो हमारे से आगे वाले जनरेशन को वो चैलेंजेस, वो ऑब्स्टिकल्स, वो उनको नहीं सामना करना पड़े। मैम, जैसा हम एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं, कभी कभी कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं कुंडली में जो ये दिखाते हैं कि एक सोल अपने पितृ की ही सोल है। वो कैसे पता लगेगा कि आप अपने दादा दादी या परदादा दादी ही हैं जो फिर से इस फॉर्म में आ गए क्योंकि आपको वो ऋण चुकाना था? नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, देखिए, सबसे पहले तो हमें मालूम नहीं कि सामने वाला बोलता नहीं है कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उठ के ही बच्चा बोल रहा है कि हाँ मैं तो ये इनकारनेट करके आया हूँ। लेकिन यदि केतु, मैं वापस बोल रही हूँ कि मघा नक्षत्र में या 9th हाउस में केतु है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपके, और मैंने किया है, बिकॉज इन माई रीडिंग्स आई डू दैट, आई आस्क पीपल कि ऐसा है क्या कि आपके जाने के बाद, आपके जनने के बाद या जन्मने के जस्ट पहले किसी की डेथ हुई है क्या फैमिली में? एक लड़के ने बोला हाँ मेरे दादा ने। तो मैंने बोला कि आपकी दादी कभी आपको बोलती हैं या आपकी घर में कोई बोलता है कि आपके बहुत सारे क्वालिटीज़ आपके दादा के हैं? तो बोला हाँ। 9th हाउस का केतु जनरली दिखा रहा है कि आपका किसी फैमिली मेम्बर से कहीं आपने, क्योंकि होगा कि बहुत सारा आपका ऋण चुकाना है उनको, तो आप वापस आए हैं आपका सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि यदि 9th हाउस में केतु है तो 3rd हाउस में राहु है जी। तो हो सकता है कि किसी सिबलिंग का ऋण चुकाना है। ओके, तो आप आए हैं वापस। वेरी इंटरेस्टिंग। मैम, ऐसा भी कहते हैं कि अगर किसी कुंडली में राहु और शनि की युति है तो भी कहीं ना कहीं एक बताता है कि आपको कर्म करना है, आपको कर्म, राहु और शनि की युति है या राहु और शनि का कहीं कोई संबंध बनता है, तो आप
कर्म बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि शनि राहु जो है वो आपको एक पोजीशन देगा, या एक आपको, राहु इज अ मटीरियलिस्टिक प्लैनेट, तो मटीरियली आपको, हाँ, आपको एक कोई पोजीशन देगा और शनि आपको वहां कर्म करवाएगा। ओके। एक कॉम्बिनेशन है अटल बिहारी वाजपेयी जी के चार्ट में, उनका शनि जो है वो लग्न पे बैठा हुआ है और उच्च का शनि है, और 10th हाउस में बैठे हुए हैं उनके राहु। अरे वाह। लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो विवाह नहीं हुआ। उनके करियर में भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, जिसके कारण वो एक पिनाकल पे पहुंचे। yes. लेकिन देखिए, करियर में भी चैलेंजेस के बाद वो एक पिनाकल में पहुंचे, लेकिन सडन फॉल भी उनके करियर में हुआ, तो वो उनके सडन फॉल दिखा सकता है। राहु शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो सडन फॉल भी दिखा सकता है। चाहे ये किसी भी चार्ट में हो रहा हो, D1 में हो, D9 में हो। देखिए, D9 में फिर स्पेसिफिकली आपके मैरिज में चला जाएगा, आपको D1 और D12 देखना होगा। ओके, D12 इज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। D12 इज द चार्ट ऑफ योर एंसेस्टर्स। आपके पेरेंट्स के बारे में आपको देखना है, आपके लीनिएज के बारे में आपको देखना है, आपको ये देखना है कि आपका एंड कैसा होगा, तो आपको D12 देखना पड़ेगा। मैम, इसी से मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिथ पितृदोष से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगी, एंड आई एम श्योर कि बहुत से व्यूअर्स अग्री करेंगे, और इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में अप्लाई भी कीजिए। हमें ऐसा कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, अगर एक लड़की दूसरे कुल में विवाह करती है, तो आपके पितर आपसे नाराज़ होंगे। इज इट ट्रू? तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से तो नाराज नहीं हुए थे। ये You've given me an opportunity to ask people, जो लोग इंटरकास्ट मैरिज के लिए बात करते हैं। शिव जी को तो सब कोई भूतनाथ बोलते हैं और बोलते हैं कि शमशान में रहते हैं और भोले बाबा और गणों के देवता सब कुछ। पार्वती जी तो क्षत्रिय कुल से हुई थी, उनके पिता जो थे वो हिमराज हिमवंत जो थे वो एक राजा थे। तो कहाँ उनका मैच हो रहा था? लेकिन there was a love marriage. Yes. और आपके पास ऋषि कर्दम का वो है, ऋषि कर्दम जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। मनु जो हैं वो उनकी जो पुत्रियां हैं उनमें से एक, उनका विवाह, मनु कौन हुए? हमारे प्रथम राजा। उनकी पुत्री का, एक पुत्री का विवाह ऋषि कर्दम से हुआ है, माता देवहूति। और उनसे ही कपिल महामुनि का जन्म हुआ है, उनसे ही जो उनकी पुत्रियां हैं वो बाकी ऋषियों से, आदियों से विवाह हुआ है। तो आप बोलिए कि एक ऋषि से एक राजकन्या का विवाह हुआ, ये कैसे संभव है? तो इट्स अ कंप्लीट मिथ है, और ये भ्रांतियां हैं डराने के लिए। ये डराने के लिए भ्रांतियां। तो मतलब कर सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज। इट्स योर साइन। इट्स जेनेटिकली अलाउड एंड इट्स जेनेटिकली, हमारे शास्त्रों में इट वाज अलाउड भी नहीं, इट वाज अप्रिशिएटेड, प्रमोटेड, क्योंकि फिर डाइवर्सिटी आती थी जीन्स में, जिसके कारण बच्चा इंटेलिजेंट और स्वस्थ पैदा होता था। आई नो आई माइट बी गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ व्हाट पीपल थिंक नाउ, लेकिन यदि आप पुराण पढ़ेंगे और भागवत पुराण पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जहाँ ये इंटरकास्ट मैरिजेस, सो कॉल्ड आज के डेट के सो कॉल्ड इंटरकास्ट मैरिजेस आपको दिखाई देंगे। Exactly, and ma'am, as you said, biologically also that people, yes. Biologists say that for the variety only. Yes. तो आपके जो म्यूटेंट जीन्स हैं वो, और ये बात हमारे ऋषि मुनियों को मालूम थी, इसीलिए तो गोत्र का कॉन्सेप्ट आया था। Yes, ताकि similarities ना हो। और मैम, हम काफ़ी कम्युनिटीज़ में देखते हैं कि अगर इंटर फैमिली मैरिज हो जाती है, सो दी ऑफस्प्रिंग, उनकी कितनी हेल्थ इश्यूज होती है। हाँ, तो क्योंकि वो म्यूटेंट जीन्स को एक्सप्रेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब कुछ व्यूअर्स कहेंगे रंगोली जी इज प्रमोटिंग इंटरकास्ट मैरिज, बट आई जस्ट वांटेड टू नो। नहीं, तो इनफैक्ट यदि आप सप्तम भाव में देखते हैं किसी का राहु, तो यदि वो किसी विजातीय व्यक्ति से, ऑब्वियसली आई वुड से कि किसी को दुखी करके नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स का ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि पेरेंट्स की ब्लेसिंग नहीं हो, किसी की भी आह नहीं लेनी चाहिए। यदि पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स ना हो तो व्यक्ति पनपता नहीं है। लेकिन यदि आप पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो
इट इज गुड, इट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस। और ये जो राहु का आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया सर, क्योंकि राहु इज विजातीय, हाँ, इंटरकास्ट मतलब फॉरेन एलिमेंट, तो फॉरेन एलिमेंट आ जाता है। आप बताइए, आपके 7th का कनेक्शन राहु से बन रहा है, क्या आपकी कुंडली भी इंटरकास्ट मैरिज दिखा रही है? अगर हाँ तो अपने पेरेंट्स को ये वाला सेक्शन दिखाइएगा पॉडकास्ट के लिए। मैम, मैं रेमेडीज की बात करना चाहूंगी कि क्या क्या और रेमेडीज कर सकते हैं, बट इससे पहले जो हमने ब्लेसिंग वाला पार्ट टच किया था केतु के अलावा, कि आपने केतु जब 9th हाउस में बताया तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग ऑफ योर पितरीज ऑन यू, और क्या ऐसी प्लेसमेंट? यदि आपका 9th लॉर्ड 9th हाउस अनअफ्लिक्टेड जुपिटर से दृष्ट है, ओके, या फिर जुपिटर बैठा है, या जुपिटर वहां बैठे हैं, या आपका 5th लॉर्ड 5th हाउस, तो आप देखेंगे आपको लाइफ में प्रॉब्लम भी आएगी तो भी आप उससे उभर कर आ जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है, लेकिन वो ऑब्स्टिकल पहाड़ की तरह ना बन जाए। यदि वो पहाड़ की तरह बन रहा है और आपको क्रॉस करना ही मुश्किल हो रहा है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष है। लेकिन जब घोर पितृदोष में भी ये हर जगह बोला गया है कि यदि गुरु उसको ब्लेस कर रहा है तो व्यक्ति को उसको क्रॉस करने की क्षमता है। और गुरु यदि 9th हाउस 9th लॉर्ड से कनेक्ट करते हैं तो वो व्यक्ति के लाइफ में उसके पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैम, जिन लोगों का 9th हाउस का जुपिटर से कनेक्शन है या केतु से, जैसा आपने बात कही, वो क्या अच्छा कर्म कंटिन्यू करने आते हैं अपने पितरीज का? क्या वो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने आते हैं कि पितर इतने खुश हैं उनसे? हाँ, तो ऑब्वियसली आप अपने बड़ों के हिसाब से, गुरु ट्रेडिशन बोलते हैं, गुरु रिस्पेक्ट बोलते हैं, गुरु नॉलेज बोलते हैं, गुरु ट्रेडिशंस बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आप आगे बढ़ाते हैं, आप अपने फैमिली वैल्यूज़ को, गुरु जो है वो आपके संस्कारों को भी रिप्रेजेंट कर दे। तो आप यदि उन चीज़ों को आगे लेकर बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स यदि आप आगे लेके बढ़ते हैं, क्योंकि आपको टेस्ट भी तो किया जा रहा है जी, तो ऐसे समय में पितृदोष आपके लिए धीरे धीरे हटने लगता है। और यदि पितृदोष नहीं है और गुरु 9th हाउस से कनेक्टेड है, तब तो आप बहुत लकी है। हाँ, क्योंकि भाग्य के स्थान में गुरु बैठे हैं या गुरु दृष्ट कर रहे हैं। जिस स्थान को गुरु दृष्ट करेंगे वो उस स्थान को और भी, वो बेनिफिक है तो उसको और भी बढ़ाएंगे और उसको और भी फैलाएंगे। तो आपका जो भाग्य है वो फैलेगा, आपका नेम एंड फेम वो फैलेगा। और वो त्रिकोण के को वो देख रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रांग ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर। मैम, इसी से आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट को मैं कुछ रेमेडीज के साथ खत्म करना चाहूंगी। जैसा हमने बात की थी, क्या रेमेडीज आप सारे व्यूअर्स को सजेस्ट करें? देखिए, मैंने आपको हरिवंश पुराण के बारे में बताया है और इससे मैंने देखा है कि, एंड इट्स नॉट टू अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि उस रेमेडी से लोगों के बच्चे भी होते हैं। वो भगवान का जो वंश है उसके वंशावली, कृष्ण भगवान की वंशावली आदि उनके बारे में पढ़ने का है। ये सूर्य के लिए भी होता है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ना मैं BPHS से आपको टो बता रही हूँ कि वो उसमें राहु का जो फलादेश है, और या आप सर्प योग बोलेंगे या आप कर्स बोलेंगे तो वहाँ से है। यदि आप वीनस और मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, शुक्र और बुध की, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको शिव जी का जो पूजा है, उनकी आराधना है, उससे आपको रिलीफ मिलता है। जब हम बात करते हैं चंद्रमा और गुरु की, तो कुछ औषधियों से, कुछ मंत्र से, कुछ यंत्र से, उनको वहाँ से आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब क्योंकि चंद्रमा औषधियों के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, और गुरु यंत्र मंत्र तो वो है ही। जब हम शनि और मंगल की बात कर रहे हैं तो शनि और मंगल भी है जाप से। ओके। जब हम जप करते हैं तो वो जप से कर रहे हैं। और शुक्र के लिए, शुक्र का मैंने आपको बता दिया, और सूर्य का भी मैंने आपको बताया कि सूर्य जो है हरि भजन के लिए। राहु का एफ्रिक्शन, ये चीज़ वो बताता है कि कन्यादान। आप देखिए, पहले लोग बहुत कन्यादान करते थे, किसी भी वो उसके लिए एक बहुत बड़ा महत्व होता था, सो दैट फैमिली का भी किसी आपने, एंड कन्यादान डज नॉट मीन कि आप जाके खाली वहाँ बैठ गए और आपने वो कर लिया। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि उसके विवाह में जो जो करना पड़ेगा मैं करूँगा या मैं करूँगी। तो जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो वो उसका भी वर्णन BPHS में कि वो एफ्लिक्शन भी व्यक्ति का कटता है। वेरी नाइस। एंड आई एम श्योर मैम कि
आज के इस पॉडकास्ट के बाद लोगों के जो मिथ थे वो बहुत सारे क्लियर हुए पितृदोष को लेकर। दोष नहीं, ब्लेसिंग भी हो सकता है, जैसा आज हमने बात की। एंड यू नो बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं खुद बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मेरे जो खुद के बहुत सारे डाउट्स थे वो क्लियर हुए। एंड आई एम श्योर कि मैंने ऑडियंस के बहुत सारे सवाल आज इस पॉडकास्ट में उठाए। और मैम मैं यही मानती हूँ कि बिकॉज आई फील कि यूनिवर्स तो हमें ब्लेस भी करता है ना, हम हर चीज़ में वो सफरिंग क्यों ढूंढते हैं? हमारी प्रॉब्लम्स का कारण हमने पितरों को ब्लेम कर दिया क्योंकि हम लाइफ में काम नहीं करना चाह रहे। तो यू नो इट्स एन ईजी स्पेस कि चलो पितरों को ब्लेम कर देते हैं। बट आई थिंक ब्लेसिंग्स तो हैं ही, बट वी जस्ट नीड टू रिकग्नाइज देम। और आज के पॉडकास्ट से यही इंटेंशन था। बहुत अच्छे से आपने एक पूरी मास्टर क्लास दी हमें, सो थैंक यू सो मच। ऑलवेज like always it is a pleasure to be with you and learn from you. Thank you Ranveer. So you tell me in the comment section कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपके खुद के बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आज के इस पॉडकास्ट से क्लियर हुए हैं, नहीं हुए हैं, और क्या आपके क्वेश्चंस हैं अपनी कुंडली को लेकर। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला हो कि पितृदोष की वजह से, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मैम से उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करके आप तक उनके आंसर ज़रूर दूंगी। देखिए, ऐसे पॉडकास्ट का इंटेंशन आप तक वो राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचाना होता है। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस कभी भी किसी को डराना नहीं होता है। इट्स द लाइट। एंड आई होप कि आज आपको इस पॉडकास्ट में वो लाइट दिखी हो और आपको ये गाइड करेगी। और जैसा मैम ने जो रेमेडीज़ बताई उनसे आप एवरी डे, डोंट जस्ट वेट फॉर श्राद्स, एवरी डे आप अपने पितरों को चाहे मन में ही एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए। एंड आई होप हम सभी के पितर हमको ब्लेस करें। So I'll keep bringing you such insightful discussions on Speaking Tree. This is your host Rangoli Sharma. I'll see you in another podcast. Namaste.